इंडिया ने यूएसए और कुछ और कंट्रीज के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको आईमैक का नाम दिया गया। इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट? इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट? क्या इसमें रोड्स भी हैं, क्या इसमें पोर्ट्स भी हैं और क्या इसमें रेल प्रोजेक्ट्स भी हैं? इसके पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं? यह जिसमें यूरोप को मिडिल ईस्ट के थ्रू एशिया के साथ मिलाया जाएगा। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? हमारे पास जो बीआरआई था, हम इसके कंपैरिजन में नहीं आ रहे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं कि इट इज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू बीआरआई। ये बीआरआई को काउंटर करेगा। दिस वुड increase and exacerbate the militarization concerns in the Middle East। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चीज उनको प्रेशराइज करेगा कि आप लोग डी डॉलराइजेशन ना करें। ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि लाइक दैट वुड वर्क इन एन आइडियल स्टेट। ये टाइम को बहुत शॉर्ट करेगा, ये रोड को शॉर्ट करेगा, इसमें एनर्जी की सेविंग होगी, इसमें मनी की सेविंग होगी। जब तक पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेड की रिकवरी नहीं है कि द बीआरआई वुड बिकम अ स्टोरी ऑफ सक्सेस, और वो ये नहीं देखना चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मौलम अफजल और मैं अपने चैनल मौलम नामा में आप सबको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ की पहली वीडियो है, इसलिए आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बराह रास्त आप लोगों को पहुँच सकें। अच्छा, ये तो आप सबको पता है कि दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसमें चेंजेस हो रहे हैं। मतलब ये एक डिबेट है कि दुनिया यूनिपोलरिटी से बाइपोलरिटी की तरफ जा रही है या मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है। तो उस डिबेट में तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी इल्म होगा और वो आने वाली वीडियोस में हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ये तो सबको पता है कि चाइना ने 2013 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसको बीआरआई का नाम दिया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और सीपेक उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि हम सबको इस चीज़ का पता है और आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। उसके मुकाबले में 2023 में इंडिया ने यूएसए और कुछ और कंट्रीज के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको आईमैक का नाम दिया गया, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आईमैक के बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने इसके बारे में शायद अभी तक ना सुनी हो। इसको मैं टोटलिटी में कवर करूंगा और इसका हर एक एस्पेक्ट और हर एक डायमेंशन में कवर करूंगा। अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सेकेंडली, ये जो हमारा टॉपिक है इसको मैं 3 हिस्सों में कवर करूंगा। फर्स्टली मैं आईमैक को एक्सप्लेन करूंगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरे डिटेल के साथ, टोटलिटी के साथ। फिर उसके बाद बीआरआई पे तो हर कोई बात करता है और सीपेक के डिकेड पे हर कोई बात कर रहा है कि सीपेक का एक डिकेड पूरा हो गया, लेकिन बीआरआई के डिकेड पे कोई बात नहीं कर रहा। मतलब बीआरआई का प्रोजेक्ट मोर देन 65 कंट्रीज में फैला हुआ है, तो उसमें कोई बात नहीं कर रहा कि उसके 10 साल कैसे गुजरे, उसमें क्या हुआ, कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, कौन कौन से मसाइल का शिकार हुए, क्या चैलेंजेस हैं, तो कौन सी न्यू चैलेंजेस उसमें इमर्ज हो गई, तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सेकंड वीडियो में मैं बीआरआई के डिकेड पे बात करूंगा और थर्ड वीडियो में मैं इसको कंपेयर करूंगा कि आईमैक और बीआरआई में क्या कंपैरिजंस हैं और क्या आईमैक बीआरआई का कंपटीटर है कि नहीं, इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं। ये सारी चीजें हम इसकी एक क्रिटिकल एवेल्युएशन करेंगे और एक क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे इस चीज का हम। तो फर्स्टली मैं आता हूं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की तरफ। हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट द फर्स्ट थिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो इज द ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट, ठीक है। उसके बाद इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है, इस प्रोजेक्ट में, आईमैक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेंट्स कौन है, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट। थर्डली, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, क्या इसमें रोड्स भी हैं, क्या इसमें पोर्ट्स भी हैं और क्या इसमें रेल प्रोजेक्ट्स भी हैं। थर्डली, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो है व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड फाइनली व्हाट आर द चैलेंजेस टू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है।
इस वीडियो में मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा। तो हम सीधा आते हैं आईएमएफ प्रोजेक्ट की तरफ। देखें, बीआरआई जब स्टार्ट हुआ तो इसने दुनिया में एक इट वाज लाइक अ रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो 1 डिकेड उसका 2023 में पूरा हो गया। तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर द यूएसए एंड इट्स एलाइज कि अब इसको हम कैसे काउंटर करें। तो इसको काउंटर करने के लिए, और चाइना का मिडिल ईस्ट के अंदर एक असर रसूख और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूएसए ने इंडिया के साथ और कुछ एलाइज के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और उसको स्टार्ट करने के लिए मंसूबाबंदी की गई। उसको नाम दिया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी आईमैक। सितंबर 2023 में G20 का जो समिट हुआ न्यू दिल्ली में, उसमें इसकी इनॉग्रेशन की गई। अच्छा, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, ये पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि इसके पार्टिसिपेंट्स कौन हैं। तो जो MOU साइन हुआ है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, UAE, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन इसके पार्टनर्स हैं। ये इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये तो ऑब्वियस बात है कि इसको जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स लाइक बीआरआई थे कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, उसमें रोड्स डेवलप होंगे, उसमें पोर्ट्स डेवलप होंगी, उसमें रेल लाइंस डेवलप होंगी, उसको बनाया जाएगा, जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग होगी, इसमें फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन्स पे काम होगा, और इट वुड फोस्टर कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, द अरेबियन गल्फ एंड यूरोप। ये बेसिकली 3 कंटिनेंट्स को मिलाने वाला एक प्रोजेक्ट है जिसमें यूरोप को मिडिल ईस्ट के थ्रू एशिया के साथ मिलाया जाएगा। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो बीआरआई था, हम इसके कंपैरिजन में नहीं आ रहे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं कि जो बीआरआई था उसके 6 कॉरिडोर्स थे, और हर एक कॉरिडोर फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा डाइवर्स किस्म का प्रोजेक्ट था। इसमें 2 कॉरिडोर्स हैं। देयर आर 2 कॉरिडोर्स, द ईस्टर्न कॉरिडोर एंड द नॉर्दर्न कॉरिडोर्स। ठीक है, तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो उसमें क्या है, वो इंडिया को अरेबियन गल्फ के साथ लिंक करेगा। ठीक है, कैसे लिंक करेगा वो मैं आपको आगे फिर बता देता हूं। और नॉर्दर्न कॉरिडोर जो है वो गल्फ रीजन को यूरोप के साथ लिंक करेगा। कैसे करेगा वो मैं फिर आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके उसकी डिटेल देता हूं कि कौन कौन से उसमें रोड प्रोजेक्ट्स हैं और कौन से उसमें पोर्ट्स हैं। अच्छा, अब ये जो 2 कॉरिडोर्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि एक ईस्टर्न कॉरिडोर है और एक इसमें नॉर्दर्न कॉरिडोर है, तो उसमें फिर 2 चीजें हैं आगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट देयर आर मेनी पोर्ट्स, बंदरगाहें हैं इसमें, एंड सेकेंडली इसमें रोड्स हैं। तो जो जो पोर्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इंडिया के जो पोर्ट्स हैं इसमें वो है द पोर्ट ऑफ मंद्रा जो गुजरात में है, खंडला वो भी गुजरात में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये मुंबई में है। और मिडिल ईस्ट के जो पोर्ट्स हैं इसमें उसमें फुजैरा है, जबल अली है, अबू धाबी पोर्ट है, और दमाम पोर्ट है, रास अल खैर पोर्ट है। ये जो लास्ट दमाम और रास अल खैर है ये सऊदी अरेबिया में है। इसके अलावा इसमें जो इजराइल है उसका पोर्ट भी हैफा, उसका नाम है हैफा, वो भी इसमें इंक्लूड है। और यूरोप के जो पोर्ट्स हैं इसमें तो वो है पेरियस इन द ग्रीस, मेसिना इन साउदर्न इटली एंड मार्सेली इन फ्रांस। ये 3 इसमें पोर्ट्स हैं। इसके बाद इसमें जो लैंड के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेल हैं और रोड्स हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये बड़ी तरतीब के साथ है कि किस तरह सऊदी अरेबिया को यूएई के साथ लिंक किया जा रहा है, फिर यूएई सऊदी अरेबिया, फिर सऊदी अरेबिया को जॉर्डन के साथ लिंक किया जा रहा है, और जॉर्डन को फिर ये मैप आपने जहन में रखना है कि ये कैसे होगी, बड़ी तरतीब से हो रहा है कि मतलब इंडिया से सी के थ्रू ये यूएई के साथ, फिर यूएई से रोड के थ्रू, रेल के थ्रू सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, और जॉर्डन से ही इजराइल के साथ लिंक होगा। तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसका वो रेल का है। वो 605 किलोमीटर का एक रेल प्रोजेक्ट है जो कि फुजैरा पोर्ट से स्टार्ट होगा और गोएफत
पोर्ट एट यूएई सऊदी अरेबिया बॉर्डर, सऊदी अरब और यूएई के बॉर्डर पे एक पोर्ट है, गुवैफत उसका नाम है, ये उसको लिंक करेगा। फिर सऊदी अरेबिया से ईस्ट ट्रेन नेटवर्क के थ्रू एक जो दमाम में है वहां से शुरू होगा और ये लिंक करेगा कहां पर, ये रियाद को लिंक करेगा और रियाद हरात को जो कि जॉर्डन बॉर्डर के नजदीक है, ये उसको लिंक करेगा। ठीक है, तो मतलब यूएई से ये सऊदी अरेबिया में लिंक हो गया, दमाम में, दमाम से ये फिर रियाद में आ गया और रियाद ने फिर इसको जॉर्डन के बॉर्डर पे लेके गया। अब वहां से जॉर्डन के बॉर्डर से 300 किलोमीटर रेलवे है फ्रॉम हैदात टू इजराइल हैफा पोर्ट। मैंने हैफा पोर्ट का पहले आपको बताया कि इजराइल का पोर्ट है, ये उसको लिंक करेगा। इस तरह एशिया को लिंक किया गया, किस तरह, मिडिल ईस्ट के साथ, पर्शियन अरेबियन गल्फ के साथ, और वहां से फिर आगे वो यूरोप के साथ लिंक होगा। और यूरोप की लिंकेजेस जो है ना वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं ऑलमोस्ट, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम नहीं है। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्ट है आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट या कितना सिग्निफिकेंट है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। The first thing is that it is considered as an alternative to BRI. BRI का प्रोजेक्ट सिर्फ एक जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसको अब जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एक प्रोजेक्ट के तनाजुर में देखा जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आईमैक का, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू बीआरआई, कि ये बीआरआई को काउंटर करेगा, बीआरआई को ये उसका मुकाबला करेगा, ये उसका अल्टरनेटिव है और ये दूसरी कंट्रीज को उसमें जाने से बचाएगा और उसको अपनी तरफ इंक्लाइन करेगा। द सेकंड थिंग इज, जो इसकी सिग्निफिकेंस है, दैट इट्स डीपनिंग अरेबियन पेनिनसुला एंगेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो पेट्रो डॉलर मैरिज है उसके बारे में तो हम सबको पता है, ठीक है, कि दैट इज आल्सो कॉल्ड द डील ऑफ द सेंचुरी, के जब पेट्रो डॉलर की मैरिज हुई थी कि किस तरह डॉलर और पेट्रोल एक साथ चलेंगे। अब चूंकि पेट्रो यॉन एक मैरिज की बात हो रही है और चाइना यॉन में डॉलर और पेट्रोल का बिजनेस करना चाहता है, और मिडिल ईस्ट में चाइना की जो एंगेजमेंट और प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गल्फ को, जो अरेबियन गल्फ है, उसको चाइनीज इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए इसमें यूएसए और चाइना, इंडिया ने अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू कर दी है और उन्होंने अपनी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ। उनके मल्टी बिलियन डॉलर्स के उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनका ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए आईमैक को एक फ़रोग़ दिया जा रहा है और इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। थर्डली, इंडो यूएस कोलैबोरेशन इन द मिडिल ईस्ट। अब देखें, यूएसए अपने तौर से एक सिक्योरिटी के तनाज़र में एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे मिडिल ईस्ट को यूज़ कर रहा है और मिडिल ईस्ट के कुछ स्टेट्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इंडिया अपने तौर से उनके साथ, अब उनका जो यूएसए की एंगेजमेंट है वो मोस्टली वॉर इक्विपमेंट्स के हवाले से है, आर्सेनल्स के हवाले से है, और इंडिया की जो मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस है वो इकोनॉमिक है। अब यूएस और इंडिया दोनों की जो इनकी जो इंटरेस्ट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में कन्वर्ज हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, वो मिल रहे हैं। तो उनको ज़रूरत है कि वो काम करें एक साथ मिडिल ईस्ट में, और उन्होंने इस चीज़ पे मजबूर कर दिया। तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है इस प्रोजेक्ट की कि इसके कामयाबी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। फोर्थ, स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट। देखें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि इसमें पोर्ट्स भी हैं, इसमें रोड्स भी हैं, इसमें रेल्स भी हैं। तो इसको नाम दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पीस, यानी मिडिल ईस्ट में जो एक किस्म की अनाकी है और वहाँ की जो सीरिया है, यमन है, इराक है, ये सारी वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इनका एक गोल ये है कि हम थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर हम पीस को प्रिवेल करें। तो ये इसका एक और मकसद है और सिग्निफिकेंस है। फिफ्थली, इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। देखें, बात वहीं पर आ जाती है कि बीआरआई का प्रोजेक्ट उसने बहुत ज़्यादा जो यूरोपियन स्टेट्स थी उनकी अटेंशन को ग्रैब करना शुरू कर दिया था और उनको अपनी तरफ वो बिल्कुल, बीआरआई वाज अट्रैक्टिंग द यूरोपियन स्टेट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो
ये प्रोजेक्ट आईएमएफ का प्रोजेक्ट बेसिकली इसलिए बनाया गया कि ये जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए और उनको अपने अंदर एक इस तरह की फोर्सेस क्रिएट किए जाएं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जाएं कि ये बीआरआई की तरफ ना जा सकें और ये इंटीग्रेट हो सकें। सिक्स जो टॉपिक है पॉइंट है वो ये है कि एंगेजमेंट विद अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका तो आप सबके इल्म में है ये चीज़ कि रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट भी है और रिसोर्स रिच वहाँ पर स्टेट्स भी हैं, लेकिन दुनिया की हर उभरती हुई इकोनॉमिक पावर ये चाहती है कि अफ्रीका में वो, फिर उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, कि वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को शो करें और वहाँ से एक ताल्लुक़ बनाएं उनके साथ और वहाँ से इकोनॉमिक गेन्स वहाँ से हासिल करें। तो बीआरआई के थ्रू अफ्रीका में भी पहुँचने की कोशिशें हो रही हैं और हो भी गई हैं। तो आईएमएफ के ज़रिए उसको काउंटर करने की कोशिश हो रही है कि उनका एक प्लान है टू एस्टेब्लिश अ ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर कनेक्टिंग एंगोला, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ज़ैम्बिया, कि वहां पर इन 3 कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि थ्रू आईएमएफ दे हैव प्लान्ड टू बाईपास पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक बात है जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। वो ये है कि सीपेक को हम वैसे नहीं कहते कि दिस इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बीआरआई, और इसकी बहुत ज़्यादा, एक तो ये है कि वो अपनी अप्रिसिएशन है, सेल्फ अप्रिसिएशन है कि हम सीपेक को कोई बहुत बड़ा चढ़ा के, लेकिन ऐसा नहीं है। सीपेक और इसका गवादर पोर्ट और बाकी पोर्ट्स, इसकी इंपॉर्टेंस मुसल्लम है, हर कोई इसको मानता है, और ये इसके बेसिक सिग्निफिकेंसेस और ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है कि सीपेक को देखें। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन है कि लैंड लॉक्ड जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के थ्रू उनको रास्ता जाता है। इंडिया वांट ट्रेड विद ऑल द एशियन स्टेट्स दैट आर लैंड लॉक्ड, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो आईएमएफ के थ्रू उनको एक मौका मिल जाएगा कि वो उन कंट्रीज को, उन स्टेट्स को पहुंच सके, अप्रोच कर सके और उनके थ्रू पाकिस्तान की मोनोपोली को और पाकिस्तान के इस तरीके को जो यहाँ पर हमारी लोकेशन है इसको वो बाईपास करेंगे। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट आईएमएफ। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और क्या चांसेस हैं कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि द फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इज द रीब्रांडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रूट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखें, बीआरआई में जब काम शुरू हुआ था तो बीआरआई में सब कुछ हमें पता है कि सीपेक में जो 3 रूट्स थे, जो कि एक हमारा ईस्टर्न रूट था, एक सेंट्रल रूट था, वेस्टर्न को तो बनाना पड़ गया पूरा। अभी भी जो डीआई खान का रूट है बना ही नहीं है, अभी भी उस पर कोई 20-30% काम हुआ है, रोड बना ही नहीं है। तो बीआरआई में जितने भी कॉरिडोर्स थे और जितने भी रोड्स और रेल के लिंकेजेस थे, या तो वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में थे या उनको जीरो से बनाना पड़ रहा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट का क्या है कि इसमें अब यूरोप में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज ऑलरेडी इन अ डेवलप्ड स्टेट, ठीक है, यूएई और केएसए में भी ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेज में है। तो दूसरा 70% ऑफ द रूट्स आर सी रूट्स। आईएमएफ में जितने भी रूट्स हैं वो सी रूट्स हैं मोस्टली, तो वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। उसके अलावा जो बाकी काम है तो यूरोप में भी काम बना हुआ है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो आप ऐसे समझे कि 70% इसके जो रूट्स का काम है वो कंप्लीटेड है। तो ये इसको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये बात मेरी गौर से सुने आप लोग। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक फॉर एनी एग्जाम, अगर आप वैसे दिलचस्पी के लिए सुन रहे हैं तो वो अलग बात है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इट फॉर एनी एग्जाम तो आप एक बात जहन में रखें। देखिए, हम जब भी कोई सीपेक की तरह या कोई बीआरआई की तरह टॉपिक या कोई चाइना से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं एग्जाम के लिए, तो हम उसको बड़े शौक से तैयार करते हैं और उसकी बुरी बात भी जो है ना हमें कोई अच्छी लगती है। लेकिन हम जहां पर इंडिया का नाम आ जाता है या यूएसए का, तो हम उसको, अगर उसमें 1000 अच्छाइयां भी हों तो हमें वो बहुत बुरा लगना शुरू होता है।
सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ कम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट और आप इसको एक क्रिटिकली तैयार करते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है, चीज़ों की अच्छे एस्पेक्ट्स को भी आप लोग देखें। और यही क्रिटिकल एवेल्युएशन है, यही क्रिटिकल एनालिसिस है कि आप किसी भी चीज़ की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों को अच्छी, वो आप इसको एक बैलेंस्ड नज़र से देखें और अनबाइस्ड आपका एनालिसिस होना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना सकता है। तो पहली बात मैंने आपको बता दी। सेकंड ये है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड द वेल्थ ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। अच्छा, ये जिन कंट्रीज में ये आईमेक का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उनको कहते हैं कि दैट इज द रिच मेंस क्लब। रिच क्लब, देखें ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये बीआरआई जितना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। बीआरआई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अब ट्रिलियंस डॉलर्स में चला गया है, ये इतना नहीं है। अब ये जिन कंट्रीज में भी, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है तो वो ऑलरेडी एक रिच कंट्री है, यूएई है वो एक रिच कंट्री है, यूएसए एक रिच कंट्री है, यूरोप के जो फ्रांस है, इसमें जर्मनी है, वो रिच कंट्रीज हैं। बहुत कम कंट्रीज इसमें है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि वो ये चीज़ें अभी इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी डिट में है वो कंट्रीज। लेकिन रिच मेंस क्लब में ये है कि मोस्टली कंट्रीज रिच हैं, तो इसमें फाइनेंसिंग का इशू नहीं होगा। अच्छा, थर्डली जो इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए एक अहम पॉइंट है, वो है द फियर ऑफ चाइनीज डोमिनेंस। मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप में ये बात बता दी कि आईमेक में जितने भी स्टेट्स हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेंगे तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि द बीआरआई वुड बिकम अ स्टोरी ऑफ सक्सेस, और वो ये नहीं देखना चाहते। तो द फियर ऑफ चाइनीज डोमिनेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है रोल ऑफ द रोबस्ट प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, जो यूरोप है या जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आज की दुनिया प्राइवेट सेक्टर की मरहून मिन्नत है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान में इस इदारे को आप प्राइवेटाइज करें तो ये कामयाब हो जाएगा। आप पीआईए को प्राइवेटाइज करें, आप पाकिस्तान रेलवे को कर दें, पाकिस्तान टेलीविजन को कर दें, पाकिस्तान स्टील को कर दें, तो ये दूसरों के साथ कंपीट करना शुरू कर देगा। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत अहम है। तब आईएमएफ में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा शेयर है, वो उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होगा। तो ये भी इस चीज को एक कामयाब प्रोजेक्ट बनाने में मदद देगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड रीजनल इंटीग्रेशन। अच्छा, एक तो द होल वर्ल्ड wants to be prosperous economically, ठीक है। दुनिया का कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं चाहता कि हम तरक्की ना करें। पाकिस्तान सबसे पहले चाहता है, चाइना यही चाहता है, यूएसए यही चाहता है, इंडिया यही चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है। तो आईएमएफ के प्रोजेक्ट से इंडिया को भी, इंडिया वांट्स टू ग्रैब द सक्सेस एंड द ग्रोथ फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सऊदी अरेबिया भी यही चाहता है, वो ऑलरेडी विजन्स 2030 दे चुके हैं। यूएई भी यही चाहता है, यूएसए भी यही चाहता है, यूरोपियन कंट्रीज भी यही चाहते हैं। तो एक तो ये है कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन कंट्रीज को नजर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और इससे एक रीजनल इंटीग्रेशन होगी। जिस तरह बीआरआई डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को नजदीक लेके आ रहा है, इसी तरह ये प्रोजेक्ट भी 3 कॉन्टिनेंट्स को मिला रहा है, दैट इज यूरोप, द मिडल ईस्ट एंड एशिया। अच्छा, एनर्जी सिक्योरिटी अनदर एक इसका एस्पेक्ट है जो कि इसको कामयाब बनाएगा, और वो ये है कि मिडिल ईस्ट इज रिसोर्स रिच एंड ऑयल रिच पार्ट ऑफ द प्लेनेट। तो मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज को हर कोई वहाँ पर पहुँचना चाहता है और उसको यूटिलाइज करना चाहता है, बिकॉज होल दुनिया की इंडस्ट्री उसी से चल रही है। तो एक अरामको की इम्पोर्टेंस अगर आप लोग सर्च करें, आप लोग यूट्यूब में, गूगल में सर्च करें, तो आप लोगों का हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक अरामको की क्या इम्पोर्टेंस है। तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट में एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिया भी द मोस्ट, आई थिंक इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना को भी सरपास कर दिया है। फिर यूएसए, यूरोप है, तो वो सारे चाहते हैं कि इन रिसोर्सेज को, तो ये भी इस प्रोजेक्ट को एक स्टोरी ऑफ सक्सेस बनाने में किरदार अदा करेगा। और फिर इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। देखें, बीआरआई को जो तनकीद उस पर की जाती है, वो उसमें एक ये है कि बीआरआई के प्रोजेक्ट्स में जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं एनर्जी के,
तो वो नॉन रिन्यूएबल हैं ज़्यादा तौर पे। जैसे पाकिस्तान में कोल के कितने ज़्यादा प्लांट्स लग चुके हैं, तो न्यूक्लियर के भी प्लांट्स हैं। तो ये जो इसमें प्लेज किया गया IMF के प्रोजेक्ट में कि हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से काम लेंगे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम आखिर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ चैलेंजेस। लेकिन ये चैलेंजेस जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने बड़ी तरतीब के साथ इसको एक प्लान किया है और इसको मैंने 3 में तकसीम किया है। 3 कैटेगरीज, आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 कैटेगरीज एंड आई विल डिस्कस इट इन अ वेरी कोहेरेंट वे, कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन कौन सी, एंड दैट आर वेरी मच रियलिस्टिक। ये कोई ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो भी पॉइंट सुनेंगे तो यू वुड से कि वाकई में ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं IMF के लिए। जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बनाई है चैलेंजेस की, वो है जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। इस प्रोजेक्ट की जो जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लीगल, लॉजिस्टिकल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा गौर से सुने। देखें, जियो पॉलिटिकल, जहां पर पॉलिटिक्स भी, ये प्रोजेक्ट तो दिस इज बेसिकली एन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, ग्रोथ का प्रोजेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का है, बट इट हैज इट्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट टू एंड पॉलिटिकल डायमेंशन टू। और वो कौन सा है? अब आप देखें जनाब कि ये प्रोजेक्ट तो सऊदी अरेबिया को इजराइल के साथ मिलाता है, ठीक है। अब इजराइल इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है बेसिकली इस पूरे IMF के प्रोजेक्ट में। हम इसको बार बार लिंक करेंगे कैसे। अब देखें, जो हालात बन गए हैं फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान, जो गजा में हो रहा है, जो हमास और इजराइल के दरमियान हो रहा है, तो उसने जो मिडिल ईस्ट का एक जो मोमेंटम था इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज एंड रिलेशंस का, वो बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया है। सो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सऊदी अरेबिया कि वो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में उनके साथ इन्वॉल्व हो, या मतलब सऊदी अरब की ना तो इंटरनल पॉलिटिक्स इस चीज़ की इजाज़त देगी। Secondly, it would be very difficult for the Saudi Arabian construction companies to work in Israel and similarly for Israel too. So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इसको शायद रियलाइज कराने में और इसको इस्टेब्लिश कराने में इसको टफ टाइम देगा। सेकंड थिंग इज द इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस इन जॉर्डन। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, जॉर्डन फेसेस इंटरनल रेजिस्टेंस टू इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। ये फिर बात वहीं आ गई। जॉर्डन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, हर कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। पाकिस्तान से सऊदी अरब ने हूती बागियों के खिलाफ लड़ने के लिए फोर्सेस मांगी, तो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स ने उस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। इस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई और पार्लियामेंट ने कहा कि हम नहीं भिजवा सकते। तो इसी तरह जॉर्डन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, दे डोंट वांट टू बी इकोनॉमिकली एंगेज्ड विद इजराइल। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है IMF के लिए। थर्डली, रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर नेशंस। और कई स्टेट इस तरह है कि वो इस प्रोजेक्ट को एज अ होल वो इसको अपोज कर रहे हैं, जिनमें ईरान है, इजिप्ट है और टर्की है। ये बड़े कंट्रीज हैं कि वो इस कॉरिडोर को मानते ही नहीं है, वो इसको किसी भी तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दे हैव देयर ओन रिजर्वेशंस एंड दे हैव देयर ओन इश्यूज विद दिस प्रोजेक्ट। और लास्टली, जो जियोपॉलिटिकल की फर्स्ट कैटेगरी है, उसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है मिलिटराइजेशन कंसर्न्स। देखें, जहां पर भी कोई पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि जहां पर भी कोई तरक्की का प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ मिलिटराइजेशन भी वहां पर शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ गैस पाइपलाइन, सो देयर वुड बी मैनी पीपल that would want to sabotage that project and they would want to blow that project। ठीक है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, उनकी महरूमियां होंगी, वो अलग बात है। लेकिन किसी भी चीज़ के साथ, नाउ मिडिल ईस्ट इज ऑलरेडी अ वोलेटाइल एरिया, ठीक है, और पीस ऑफ लैंड। अब वहां पर अगर इस तरह का एक प्रोजेक्ट आता है, सो इट इज हाईली एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड increase and exacerbate the militarization concerns in the Middle East।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिहाज से, और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और ये बड़े इसमें मसले बन जाएंगे। तो ये एक मसला है। अब जो सेकंड कैटेगरी है आईमेक के चैलेंजेस में, वो है जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। फर्स्ट हमारे साथ है जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। उसमें फर्स्ट है इनकम्प्लीट क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि यूएई को सऊदी अरेबिया के साथ लिंक किया जाएगा वाया रेल प्रोजेक्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, द पोर्ट्स वुड बी लिंक्ड। फिर सऊदी अरेबिया को जॉर्डन के साथ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब जॉर्डन के पार्ट में 1 इंच का भी काम नहीं हुआ, और सऊदी अरब के उस फार में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उनके दमाम में और रियाद में तो काम हो रहे हैं, लेकिन उस एंड पे, बॉर्डर एंड पे कोई काम नहीं है। तो वहां पर जो कनेक्टिविटी का इशू है, तो वो इस कॉरिडोर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, फिर उसमें इजरायली फैक्टर फिर आ जाता है कि द शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द इजरायली साइड ऑफ द कॉरिडोर स्टिल नीड टू बी कंप्लीटेड। इजराइल के साइड से भी कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो इंक्रीजिंग वेस्टर्न प्रेशर ऑन द रीजन। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में जिक्र किया कि एक टाइम था जब पेट्रो डॉलर में डील थी, और डॉलर और पेट्रोल का बिजनेस जो दुनिया में हो रहा था वो डॉलराइजेशन का एक बिजनेस था। लेकिन कुछ टाइम बाद सऊदी अरेबिया, ये एमओयूज ऑलरेडी हो गई हैं, वो लोकल करेंसी में बिजनेस करना चाहते हैं, और इंडिया ने ऑलरेडी कई स्टेट्स के साथ लोकल करेंसी में बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, और चाइना तो ऑलरेडी लोकल करेंसी में बिजनेस कर रहा है दुनिया के कई स्टेट्स के साथ। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस प्रोजेक्ट इज मटेरियलाइज्ड और ये शुरू हो जाता है ये प्रोजेक्ट, तो वेस्ट इन स्टेट्स को कंपेल करेगा इस चीज पे, और उनको प्रेशराइज करेगा कि आप लोग डी डॉलराइजेशन ना करें, आप लोग लोकल करेंसीज की तरफ ना जाएं, बल्कि आप लोग रीजनलिज्म की तरफ ना जाएं, बल्कि आप लोग एक ग्लोबल इंक्लूसिविटी की तरफ जाएं, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑलरेडी जो रिजीम चल रहा है उसको आप लोग चैलेंज ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके लिए जियो इकोनॉमिक के लिहाज से, कि फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट मटेरियलाइज होता है तो वेस्टर्न प्रेशर आएगा इन स्टेट्स के ऊपर। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि उनके इंटरेस्ट्स वो मैच नहीं करते, तो उनको एक पॉइंट पर लेके आना, उनके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हटाना, उनको ओवरलैप कराना, उनको एक दूसरे के साथ बराबर कराना, ये एक और चैलेंज है। फिर जो थर्ड कैटेगरी ऑफ चैलेंजेस है वो है कमर्शियल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स के बाद कमर्शियल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं इसको। देखें, हर प्रोजेक्ट जब भी वो इंजीनियरिंग की ज़बान में कहते हैं ना कि गाड़ी जब भी डिज़ाइन होती है ना तो ये वर्स्ट कंडीशन के लिए डिज़ाइन होती है, क्योंकि अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस के लिए डिज़ाइन किया जाए और फिर ये वर्स्ट में चला जाए सो इट वुडंट वर्क। लेकिन इसके बरक्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स दुनिया में लॉन्च होते हैं बड़े बड़े, तो उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि लाइक दैट वुड वर्क इन एन आइडियल स्टेट। तो ये बीआरआई के बारे में और सीपेक के बारे में भी कहा जाता था कि इन प्रोजेक्ट्स में होगा क्या, इसमें ये होगा कि ये टाइम को बहुत शॉर्ट करेगा, ये रोड को शॉर्ट करेगा, इसमें एनर्जी की सेविंग होगी, इसमें मनी की सेविंग होगी। तो इस प्रोजेक्ट में पहली बात यह है कि ओवर एस्टिमेटेड सेविंग्स इन टाइम एंड कॉस्ट। हमें जो बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट से 40% reduction in duration and a 30% decrease in the cost of transporting goods through the corridor compared to Suez Canal may be exaggerated। ये बात इसमें कोई बड़ा चढ़ाकर हमें बताई गई है। स्वेज कैनाल, देखें, जब तक चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होती, जब तक उसमें कई फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो थ्योरेटिकली वो ठीक चलती हैं। थ्योरेटिकली बताया गया है कि आईमेक का प्रोजेक्ट 40% और 30% रिडक्शन इन कॉस्ट करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये मटेरियलाइज होगा, अब ये प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है इसमें। बीआरआई को तो 1 डिकेड हो गया ना, उसकी तो चीजें अब मंजर आम पे आ गई, वो दैट थिंग्स आर टेस्टेड
एंड नाउ वी कैन एनालाइज कि थ्योरी में हमें क्या बताया गया था और प्रैक्टिकली व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट फेस्ड। सो ये प्रोजेक्ट जो हमें बताया गया है दैट इज समथिंग ओवर एस्टिमेटेड। सेकंड पॉइंट इसमें है कि डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल ट्रेड रिकवरी। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बाय द वे, चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर कोविड आ गया, ठीक है, और पूरी वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक रिसेशन की कैफियत पैदा हो गई। तो जब तक पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेड की रिकवरी नहीं होती तो IMF प्रोजेक्ट ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि ये कोई मौजज़ा कर देगा या इट वुड डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड स्ट्रेंज। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड दैट इज इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड एंड पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये आइसोलेशन में कोई मौजज़ा दिखा दें। जब तक ग्लोबल रिकवरी नहीं होती तो इस प्रोजेक्ट से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है। थर्ड चैलेंज है कॉम्प्लेक्स फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। ये बात इस तरह है कि BRI का प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था, ये कंपैरिजन हम बाद में फिर बड़ी तफसील से करेंगे, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वो इस तरह था कि उसके जो फाइनेंशियल बैकर्स थे या फाइनेंशियल उसके जो जायंट्स थे वो हमें पता थी। वो प्राइवेट सेक्टर वाज अ बिग दैट हैड लॉन्च शेयर इन दैट प्रोजेक्ट, लेकिन द प्राइमरी फाइनेंशियल बैकर्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड येट। इस प्रोजेक्ट में हमें अभी तक नहीं बताया गया कि इसके फाइनेंशियल बैकर्स कौन हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इसमें और बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि ये लास्ट चैलेंज मैं आप लोगों को बताऊं, वो ये है कि डोमेस्टिक सेंसिटिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। देखिए जी, हर कंट्री की अपनी एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं हर कंट्री के अंदर, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं। पाकिस्तान में अगर स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही और कई इदारे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। यहाँ पर जो आटो इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स नहीं हो सकती, या इस कंट्री में अगर लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकती, सो बिग माफियाज आर बिहाइंड। ऐसे नहीं होता। अब इस प्रोजेक्ट में कई कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोप के कई कंट्रीज हैं, एशिया की हैं, और एशिया में तो इंडिया है, और मिडिल ईस्ट की कई स्टेट्स हैं, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है। उनके जो अपने स्टेट की डोमेस्टिक इकोनॉमीज हैं और उनका जो पॉलिटिक्स है, दैट इज अ बिग हर्डल इन द वे ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो इस वीडियो को तो मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में मैं BRI को एक तफसील के साथ उसका 1 डेकेड आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर एक अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि इज दिस IMF द अल्टरनेटिव ऑफ BRI और नॉट, इज इट कंपैटिबल टू BRI और नॉट। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली इसको लाइक करें, और आप लोगों का IMF के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट के सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जवाब दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।